नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए आप कि आवाज़ ठीक ठाक पहुंच रही है आपके पास। तो अपन बात स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि की कैसी राम राम आ रही है? महाशिवरात्रि तो चली गई ना, जनवरी फरवरी में कब होती है? मार्च, वो समय होती है, मार्च में है मेरे हिसाब से। तो अभी महाशिवरात्रि कहाँ से आई? आवाज़ कम है? सही आ रही है ना? फिर ठीक है। चलो बात शुरू करते हैं। अच्छा, सावन की महाशिवरात्रि है। ओके ओके, ध्यान नहीं है ना कि पता नहीं कितनी शिवरात्रि आती है। आवाज़ कम है तो भाई ठीक कर लो, थोड़ी बढ़ा दो। मेरे हिसाब से तो सही है। थोड़ी सी वॉइस बढ़ा देना, ज़्यादा मत बढ़ाना। तो कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई बहुत ठीक चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। शुरुआत करें? चलो स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर की बात करते हैं हम कि हम कहाँ पे थे। हम आरबीआई पढ़ रहे थे और आरबीआई में हमने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें कर ली थी और कार्यों में भी हम अंतिम कार्य तक पहुँच गए थे कि क्या क्या कार्य लिए थे। मैं इस पीपीटी के ज़रिए बता देता हूँ कि हमने आरबीआई के कार्यों में सबसे पहले देखा था नोट निर्गमन का अधिकार। उसके बाद हमने देखा मुद्रा को प्रचलन से बाहर करने का अधिकार अर्थात विमुद्रीकरण का अधिकार। उसके बाद हमने देखा था आरबीआई सरकार का बैंक है, परामर्शदाता है, अंतिम ऋणदाता है और आपके एजेंट है एक प्रकार से। ये तीनों चीज़ें देखी। उसके बाद में हमने ये सिद्ध किया था कि किस तरह से वो ओएमओ की क्रिया के जरिए ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद में हमने देखा कि आरबीआई का एक कार्य बैंकों का बैंक है, मतलब सभी प्रकार के बैंक से संबंधित कार्य आरबीआई करता है, हमने ये देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा कि आरबीआई फॉरेक्स को अपने अधीन रखता है। फॉरेक्स की कस्टडी जो है वो आरबीआई के पास में होती है, हमने ये कर लिया था। उसके बाद में हमने छठा पॉइंट देखा था मौद्रिक नीति जारी करना। ये आरबीआई का सबसे अहम और एक आखिरी कार्य है और इसके बाद में हम वो दूसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऊपर कि मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई क्या क्या कार्य करता है और मौद्रिक नीति होती क्या है। उसके ऊपर अगर अपन अब जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो आवाज़ का ऐसा है, मेरी वॉइस बड़ी वो स्टैंडर्ड वॉइस है, मेरे से दूसरे टीचर्स की तरह चिल्लाया नहीं जाता। आप चाहते हो कि मैं चिल्लाऊं तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसी आवाज़ आ रही है उससे काम चलाओ, हेडफोन लगा लो अच्छी तरीके से, तो निश्चित रूप से आवाज़ जो है वो ठीक पहुंचेगी आप तक। चिल्लाने वाली प्रवृत्ति मेरी है नहीं, ना मेरे से चिल्लाया जाएगा। ठीक है, आवाज़ कम है तो फिर ठीक है, क्लास ख़त्म कर देते हैं ना भाई। ज़्यादा आवाज़ कम है तो फिर क्लास बंद ही कर देते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं। सुनाई दे नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं बच्चे, इससे अच्छा है कि क्लास ऑफ कर लेते हैं। क्या माथापड़ी करनी है घंटा, इससे अच्छा है कि दूसरी कोई काम करूं।
क्योंकि काम तो बहुत पड़ा है मेरे पास। ठीक है, उसमें से 1 घंटा फिर भी निकालते हैं कि बच्चे पढ़ ले थोड़े। अब ऐसी सॉफ्ट आवाज़ ही है, ज़्यादा करारी तीक्ष्ण आवाज़ मेरे पास है नहीं। और YouTube के आप लोगों की क्या है ना, वो दूसरे टीचर्स को सुन सुन के और आदत हो गई है ज़ोर ज़ोर से, वो जो चिल्लाने वाली आदत है, मैंने देखा है इस टीचर्स को। और वो मेरे से भाई कभी चिल्लाया नहीं जाएगा, भले फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइब बढ़े, भले मत बढ़े, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी। बहुत सॉफ्ट आवाज़ है, बहुत धीरे बोलता हूँ, क्लास में भी धीरे बोलता हूँ और धीरे बोलने की ही आदत है। ठीक है, चलो अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मौद्रिक नीति में हमने क्या देखा था, वो मौद्रिक नीति में हमने देखा था कि 2 प्रकार की नीतियां होती हैं, एक राजकोषीय नीति होती है, एक मौद्रिक नीति होती है। जो राजकोषीय नीति है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती, अलग से नहीं आती, बल्कि बजट के साथ में आती है, ये हमारे कोर्स में है नहीं। दूसरी है आपकी मौद्रिक नीति, जो कि आपके आरबीआई के द्वारा स्वतंत्र रूप से जारी की जाती है। मौद्रिक नीति स्वतंत्र रूप से जारी होती है, सरकार की बजट की भांति या साथ में जारी नहीं होती। अच्छा, ये कब जारी होगी इसका कोई ऐसी निश्चित नहीं है, और साल में 2 बार भी जारी कर सकते हैं। फिर समीक्षाएं कंटिन्यू इसकी होती रहती है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है बाजार की लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना, नियंत्रित करके रखना। लिक्विडिटी क्या होती है, आप सिंपल समझिए कि लिक्विडिटी का मतलब होता है बाजार में जो पैसा घूम रहा है उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। आपकी जेब में 500 रुपए है तो वो आपकी लिक्विडिटी है आपके पास। तो कहने का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी जो होती है, मार्केट का पैसा होता है, उसको नियंत्रित करना होता है। और मार्केट में पैसा किस प्रकार से इफेक्ट करता है, ये पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से समझाया था कि मुद्रा ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब ये कतई नहीं होता कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ना। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के साथ साथ मुद्रा की वैल्यू कम होना। वैल्यू कम होने से क्या मतलब है, वैल्यू कम होने से मतलब ये है कि कोई चीज अगर 200 रुपए में मिल रही है, अगर वही चीज 500 रुपए में मिले तो मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि जो काम 200 रुपए में हो रहा था अभी वो 500 रुपए में हो रहा है। तो यहाँ वैल्यू किसकी गिरी है, वैल्यू गिरी है आपके रुपए की, मुद्रा की वैल्यू गिरी। और वैल्यू बढ़ी किसकी है, यहाँ पे वस्तु की वैल्यू बढ़ गई। तो जब ये स्थिति आती है मार्केट में तो हम उसे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसे हिंदी में कहूँ तो मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, आप डेली सुनते होंगे ना अखबारों में कि मुद्रास्फीति दर बढ़ी। इसको हालांकि मुद्रास्फीति का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, कभी सेकंड ग्रेड वगैरह में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है हमारे रीड के स्पेशली बैच में। तो एक हो गया। दूसरा हमने ये देखा था कि मुद्रा अगर कम हो जाती है मार्केट में तो मंदी जैसी स्थिति आ जाती है, अस्फीति की कंडीशन आ जाती है। क्योंकि जब मुद्रा कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसके सामने वस्तुओं की वैल्यू कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, मार्केट में खरीद कम होती है, उद्योग बंद हो जाते हैं, बेरोजगारी, गरीबी की स्थिति आ जाती है और एक प्रकार से आप यूं कहिए कि डिप्रेशन में चली जाती है इकोनॉमी, पूरी मंदी में चली जाती है। तो ये अस्फीति और स्फीति इन दोनों की सिचुएशन न बने, इस हेतु आरबीआई कौन सी नीति जारी करती है, मौद्रिक नीति। अब हम आगे समझेंगे कि मौद्रिक नीति जो है ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मौद्रिक नीति ये होती है 2 टाइप की। ठीक है, एक होती है आपके कठोर, ठीक है, कठोर मौद्रिक नीति, और दूसरी होती है आपकी उदार मौद्रिक नीति, या उसको आप सस्ती मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं। मौद्रिक नीति 2 टाइप की होती है। बहुत ही यूं कहिए कि सामान्य भाषा में समझा रहा हूं और बहुत ही सामान्य समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं 12वीं तक के लेवल को लेके चल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, कठोर में क्या होता है देखिए, अब इसको चरणबद्ध तरीके से समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब कठोर मौद्रिक नीति होगी तो आरबीआई क्या करेगी, आपके ऐसे प्रयास करेगी, ऐसे प्रयास, अच्छा इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे मान लो बाजार के अंदर, बाजार में तरलता अधिक हो,
तरलता अधिक का मतलब हो गया कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो, तरलता अधिक हो। तरलता अधिक होने का मतलब क्या होगा, मुद्रा अधिक हो, पैसा अधिक हो। अब अगर तरलता अधिक हो तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि मुद्रा की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, वस्तुओं की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। सॉरी, मुद्रा की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ जाती है, वस्तुओं की वैल्यू घट जाती है, ये स्थिति बन सकती है। तो तरलता जब अधिक होती है तो फिर उस स्थिति में मुद्रास्फीति के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब जब मुद्रास्फीति के चांसेस बनते हैं तो आरबीआई क्या करेगी, इस तरलता को कम करने का प्रयास करेगी। देखिए, एक सिंपल चीज बताता हूं, आरबीआई के पास में जो पैसा होता है तब तक तो ठीक है, आरबीआई से पैसा दूर जाना, चाहे वो सरकार के पास गया हो, चाहे वो बैंकों के पास गया हो, आरबीआई से पैसा जैसी दूर जाएगा, आरबीआई के खाते में उतना ही तरलता बढ़ी हुई दिखाई जाएगी। जैसे मान लो हमने निर्मला सीतारमन का उदाहरण दिया था कि मान लो कि 1 लाख रुपए निर्मला सीतारमन को उधार दिए। किसने दिए? 1 लाख रुपए आरबीआई ने निर्मला सीतारमन को दिए जी-सैक के बदले। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। अब अगर आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई के अकाउंट में वो 1 लाख रुपए मुद्रा तरलता के रूप में काउंट हो जाते हैं कि भाई 1 लाख रुपए मार्केट की तरलता बढ़ गई, ऐसा अकाउंट में आ जाएगा। अगर आरबीआई जो है वो 1 लाख रुपए कहीं से उधार ले लेती है, बाजार से 1 लाख रुपए अपने पास ले लेती है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मार्केट की तरलता कम हुई। तो आरबीआई के पास पैसा आना तरलता को कम होने को दिखाता है और आरबीआई से पैसा जाना तरलता को एक प्रकार से अधिक होना दिखाता है। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। रिपीटेड मैसेजेस हटाओ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है ना उसको भी अपन देख नहीं पाते। अब देखिए, बाजार में तरलता जब अधिक होती है तो आरबीआई क्या प्रयास करती है, आरबीआई का प्रयास होगा कि तरलता नियंत्रित हो। कैसी हो? कंट्रोल हो जाए, ज्यादा तरलता ना हो। अब तरलता नियंत्रित कैसे होगी? अब तरलता नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, मार्केट को थोड़ा सा कसेगी, मतलब टाइट करेगी। और मार्केट को टाइट करेगी तो टाइट करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपकी जितनी भी बैंक दर वगैरह है, रेपो रेट वगैरह है, ये मैं समझाता हूँ आगे क्या होती है, इनको बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके मार्केट के अंदर जो ऋण होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तरलता नियंत्रित, प्रयास क्या होता है कि तरलता नियंत्रित करें, और तरलता नियंत्रित करने के लिए आरबीआई अपने उपकरण के जरिए, उपकरण कौन से होते हैं मैं आगे समझा रहा हूं, उपकरण के माध्यम से, उपकरण 2 टाइप के होते हैं, मात्रात्मक व गुणात्मक। उपकरण के माध्यम से ऋण महंगे कर देगी, जो लोन वगैरह मिलते हैं उसको क्या कर देती है, महंगे कर देती है। और जब ऋण महंगे होते हैं तो मार्केट में धीरे धीरे तरलता अपने आप ही कम हो जाती है, महंगे कर देती है। और जब ऋण महंगे हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपकी, इसको हम कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति। कैसी मौद्रिक नीति? कठोर मौद्रिक नीति। तो विद्यार्थियों, इससे 2 टाइप से सवाल बनते हैं कि पहला प्रश्न ये बनता है कि कठोर मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, तो आप सीधा सा कहोगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ठीक है, कठोर मौद्रिक नीति जब भी आएगी तो किसको नियंत्रित करती है, मुद्रास्फीति को। दूसरा सवाल क्या आता है, दूसरा सवाल आता है कि कठोर मुद्रास्फीति में, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है, आरबीआई जो है वो ऋण महंगे कर देती है। क्या कर देती है, ऋण महंगे करती है। कैसे करती है वो अपन आगे लेक्चर में समझेंगे। दूसरी जो पॉलिसी होती है, जो प्रकार होता है वो होता है उदार। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि बाजार में तरलता कम हो, बाजार में तरलता कम हो, तो क्या होगा, अस्फीति की स्थिति होगी। वो मैं पहले आपको अच्छे से समझा चुका हूं सारी चीजें। अगर मार्केट में ये स्थिति आ जाएगी, मुद्रा अस्फीति की, डिफ्लेशन की जैसे स्थिति कहते हैं, वो आ जाती अस्फीति। अब जब मार्केट के अंदर तरलता कम होगी तो आरबीआई का फिर क्या प्रयास होगा, आरबीआई का प्रयास ये होगा
कि आरबीआई का प्रयास होगा कि तरलता को नियंत्रित किया जाए, मतलब इस लेवल पे लिया जाए, इस लेवल के ऊपर लाया जाए। अगर अधिक हुई है तो घटा के यहाँ लाए, अगर कम हुई है तो बढ़ा के यहाँ तक लाए। इसको क्या कहते हैं हम? निरंतरता, नियमितता बोल सकते हैं, उसको नियंत्रण बोल सकते हैं। आरबीआई का प्रयास रहेगा कि तरलता को पुनः संतुलित किया जाए। अब देखो, अब संतुलित कैसे करेगी आरबीआई? आरबीआई इसको संतुलित करने के लिए क्या करेगी? अपने उपकरणों के माध्यम से। उपकरण दो टाइप के होते हैं, वो मैं आगे समझा रहा हूं। उपकरण के माध्यम से ऋण सस्ते करेगी, और जब ऋण सस्ते होंगे तो मार्केट में जनता तक ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा, और ज्यादा पैसा जाएगा तो तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और तरलता बढ़ जाएगी मतलब उस लेवल पे आ जाएगी, और आरबीआई का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो उपकरण के माध्यम से ऋण सस्ते करेगी, और इसे हम क्या कहते हैं? उदार मौद्रिक नीति। कैसी मौद्रिक नीति? उदार मौद्रिक नीति। तो विद्यार्थियों, ये बात समझिए कि इसका भी एक टाइप से सवाल बनता है कि जो मुद्रास्फीति और अपस्फीति, या इन्फ्लेशन और डिप्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को रोकने के लिए आरबीआई कौन सी एक प्रकार से लेके आती है नीति? तो आप कहोगे मौद्रिक नीति लाती है। अब मौद्रिक नीति अगर टाइट आई है, इसका मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति है मार्केट में, और मार्केट में अगर डिफ्लेशन की स्थिति है तो मौद्रिक नीति कैसी आएगी? सस्ती आएगी, अपन उसको कह सकते हैं कि उदार आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से कोई छोटा मोटा सवाल बन सकता है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि मौद्रिक नीति जो है, अच्छा, ये बनाई किसके द्वारा जाती है? ये बनाई जाती है आरबीआई के अंदर एक कमेटी बैठती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, मौद्रिक नीति समिति बैठती है। उस समिति के द्वारा ये पूरी की पूरी मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मौद्रिक नीति के प्रकार कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके थोड़े से उपकरणों के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, उपकरण होते हैं दो टाइप के इसके। अब मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, इसमें दो टाइप के टूल यूज किए जाते हैं। एक किए जाते हैं मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक, और दूसरी टूल किए जाते हैं गुणात्मक। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब आप समझिए, किसका एग्जाम्पल समझाना? इसका कोई एग्जाम्पल आएगा ना, आगे आएगा। देखिए, मात्रात्मक में आपके जितनी भी दरें हैं, जैसे बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा आपके CRR, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये जितने भी शॉर्ट में आप जो नाम देख रहे हो, ये सारे के सारे आपके कौन सी है? मात्रात्मक है। ये क्वांटिटेटिव है, सारे के सारे क्वांटिटी बदल देते हैं। पहली चीज, इसका सवाल ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक है, कौन सा गुणात्मक है? पहली चीज। दूसरी बात देखिए कि अगर इसमें ये पूछे कि बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये है क्या? मैं आगे बता रहा हूं। ये सारी चीजें हैं मात्रात्मक उपकरण। अब ये किसको प्रभावित करते हैं? ये केवल बैंक को प्रभावित करते हैं। जो वाणिज्यिक बैंकें वगैरह जितनी भी है मार्केट में, उस बैंक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, बैंक को प्रभावित करते हैं। और बैंक क्या करती है? बैंक पूरे बाजार को प्रभावित करती है। आपसे लेकर, मेरे से लेकर हर किसी को प्रभावित करती है बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या करती है? संपूर्ण बाजार को प्रभावित करती है, संपूर्ण बाजार को प्रभावित। लेकिन इसमें एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि ये जो आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको क्या होता है कि जो बैंक्स है, ये कॉमर्शियल बैंक वगैरह, एसबीआई वगैरह, ये सारे ये हूबहू लागू नहीं करते हैं। जैसे आप समझिए इस चीज़ को, जैसे मान लो कि आरबीआई ने कहा कि भाई आप जो है ये लोन सस्ते कर दो, मतलब उदार नीति लेके आए, लेकिन बैंक क्या करती है? आरबीआई के वो रेगुलेशन लागू नहीं करती है, बहुत ही कम तरीके से करती है, बहुत ही कम करती है। मतलब आरबीआई का ये रेगुलेशन बैंक
कंप्लीटली लागू करें ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या समस्या आती है कि बैंक जो भी है, सार्वजनिक बैंक जितने भी हैं, प्राइवेट बैंक वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति को हूबहू लागू नहीं करते, और लागू नहीं करने के कारण ये बहुत ही कम प्रभावी होते हैं उपकरण, बहुत कम प्रभावी। अब देखिए ये बहुत कम प्रभावी होते हैं, सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। तो अब समझिए आप, ये 4 पॉइंट आपको समझ रहे हैं मात्रात्मक उपकरण में। इसमें कैसे सवाल आते हैं? पहला सवाल इसका ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक है या मात्रात्मक है। दूसरा सवाल ये आता है कि ये किसको प्रभावित करता है, ये बैंक को प्रभावित करता है और बैंक पूरे बाजार को प्रभावित करता है। उसका मतलब ये हुआ कि मात्रात्मक जो उपकरण है पूरे बाजार को प्रभावित करते हैं और बहुत ही कम प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है आरबीआई की इस पॉलिसी को हूबहू लागू नहीं करते, और ऐसी कोई बाउंडेशन है नहीं बैंक्स के ऊपर कि भाई आप आरबीआई की इस पॉलिसी को हूबहू लागू करो, और बिना बाउंडेशन के बैंक नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई कहता है कि लोन सस्ते कर दो। अब ये लोन सस्ते नहीं करते, ये अपने हिसाब से चलाते हैं, उनको जो फायदा होता है उस हिसाब से करते हैं। इस आरबीआई कहता है कि जो आप लोन है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से जनता को उपलब्ध कराओ, ये नहीं देते। आरबीआई कहता है कि सामान्य जनता को दो, ये बड़े उद्योगपतियों को देते। तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो आती है, इस वजह से ये मात्रात्मक उपकरण इतने ज्यादा प्रभावी नहीं होते। अब हम आते हैं गुणात्मक उपकरणों के ऊपर। गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं कि मार्केट पूरे के ऊपर लागू नहीं होते, बल्कि किसी एक क्षेत्र विशेष पे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम चयनात्मक भी कहते हैं, चयनात्मक उपकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बाय द वे आप ये समझिए कि मार्केट में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, ऑटोमोबाइल का मतलब ये हुआ कि जैसे जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के क्षेत्र में अगर मंदी आई हुई है और आरबीआई को लगता है कि गाड़ियों के क्षेत्र में मंदी है, मतलब गाड़ियों को सस्ता दिलवाना है या गाड़ियों के लिए ज्यादा लोन दिलवाने हैं, तो केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर को इफेक्ट करेगा, बैंक के ऊपर ही काम नहीं करेगा। सिर्फ ऑटोमोबाइल के जो लोन होंगे वो सस्ते किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो चयनात्मक उपकरण का मतलब क्या हो गया कि किसी एक क्षेत्र को टारगेट किया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो चयनात्मक उपकरण कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट किया जाता है, विशेष को टारगेट किया जाता है, न कि पूरे बाजार को, न कि पूरे बाजार को, ठीक है। जबकि इसमें क्या था, इसमें पूरे बाजार को टारगेट किया जा रहा था, इसमें केवल और केवल किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट किया जाता है, ठीक है। गुरु रोज क्लास क्यों नहीं लेते? क्योंकि भाई मैं रोजगार में हूँ, नौकरी लगा हुआ हूँ और मुझे नौकरी करनी पड़ती है। मैं बेरोजगार थोड़ी हूँ कि पूरा दिन स्टूडियो के सामने खड़ा रहूँ। नौकरी लगने के बाद ये क्लास ले रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, और आप कह रहे रोज क्यों नहीं लेते। अब दूसरी बात, तो अब देखिए जब ये पूरे बाजार पे लागू होती है तो कम प्रभावी होती है, और ये किसी क्षेत्र विशेष पे लागू होती है, ये किसी क्षेत्र विशेष पे लागू होती है, इस कारण ये अधिक प्रभावी होती है, ठीक है, अधिक प्रभावी। बट समस्या ये है कि इसका दायरा सीमित होता है। दायरा सीमित कैसे? जैसे मान लो कि ऑटोमोबाइल या कोई और क्षेत्र ले लो आप, सोने का मार्केट अगर दब गया है वो ले लो, या कोई और क्षेत्र ले लो आप, ठीक है, उस हिसाब से कोई रियल एस्टेट अगर दब गया तो रियल एस्टेट ले लो। तो इस टाइप से किसी क्षेत्र विशेष को टारगेट करती है, सभी को टारगेट नहीं करती, ठीक है। अब आगे देखिए, अधिक प्रभावी। अच्छा, ये बैंक को प्रभावित करती, इसके ये उपकरण है सारे के सारे ये, तो इसके कौन कौन से? इसमें अलग अलग से आते हैं, जैसे साख की राशनिंग करना, इसमें कोई रेट नहीं आएगी, ठीक है, राशनिंग। अच्छा, इसमें एक ओएमओ भी आएगा, ओएमओ जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, साख की राशनिंग करना। साख की राशनिंग क्या होती है? सामान्य सा समझिए, जैसे अपन मणप्पुरम गोल्ड लोन के पास गए और उसको कहा कि मुझे गोल्ड लोन लेना है, आपने उसको गोल्ड रख दिया और गोल्ड के बदले आपको लोन देगा। जैसे मान लो कि आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड दिया उसको, तो वो आपको 10 लाख का लोन नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो आपको 10 लाख में यूं करेगा कि जैसे 60% देगा, मतलब 6 लाख का लोन देगा। अब वो 40% काटे उसने, क्यों काटे? वो 40% जो है वो इसलिए काटे
यूं कहिए कि राशनिंग करी, साख की क्या करी उसने, राशनिंग करी। अब अगर यूं कहिए कि आरबीआई कहता है कि आपको 30% राशनिंग करनी है, मतलब ये हुआ कि 10 लाख का सोना है तो 7 लाख तक लोन देना है। अगर आरबीआई कह देता है कि भाई आपको 50% राशनिंग करनी है, तो वो क्या करते हैं 50% तक, मतलब 5 लाख का लोन देंगे। तो साख की एक प्रकार से यूं कहिए कि राशनिंग का मतलब क्या होता है, राशनिंग का मतलब ये होता है कि वो आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके सामने वो कितना लोन आपको देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की साख की राशनिंग करना। इसके अलावा नैतिक रूप से दबाव देना, ठीक है, नैतिक दबाव देना। इसके अलावा यहाँ पे आरबीआई जो है वो नैतिक दबाव के साथ साथ कई बार चेतावनी भी दे देती है, चेतावनियां देना, धमकियां देना, ये सारे जो काम होते हैं यार, बिना रेट के धमकी दे देती है आरबीआई के संभल जाओ नहीं तो मैं आपके ऊपर कोई न कोई पेनल्टी ठोक दूंगा या कोई कार्रवाई कर दूंगा। तो उस डर से भी वो ये क्षेत्र विशेष जो है वो लोन वगैरह सस्ते महंगे जैसा आरबीआई कहती वैसा कर देते हैं। तो ये गुणात्मकता होती है। ठीक है, परीक्षा में अगर सब कुछ भूल जाओ कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक है और निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक है, तो विद्यार्थियों जितनी भी रेट है, रेट 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 जितनी भी रेट्स है, ये सारी रेट किस में जाएगी, मात्रात्मक में। और इसके अलावा बाकी जितना भी कुछ है वो सारा का सारा आपके किस में जाएगा, यूं कहिए कि ये चला जाएगा इसमें गुणात्मक में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मौद्रिक नीति के प्रकार कौन कौन से, कठोर और उदार, ये दोनों हो गए। और ये अपने उपकरण के जरिए ऋण महंगे करता है, उपकरण के जरिए ऋण सस्ते करता है। उपकरण कौन कौन से, उपकरण ये भी हो सकते हैं, उपकरण ये भी हो सकते हैं। अगर पूरे मार्केट को इफेक्ट पड़ रहा है, पूरे मार्केट में मुद्रास्फीति है, तो आपके ये रेट्स इफेक्ट की जाएगी। अगर लगता है कि पूरे मार्केट में नहीं है, केवल किसी एक क्षेत्र में है, मोबाइल वगैरह में कहीं आई है, तो उसके लिए ये टूल यूज किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आरबीआई जो ये दो टाइप के टूल यूज करती है। सवाल कैसे आता है इसका, मैंने आपको बता दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्रात्मक में सही है, कौन सा कथन आपके गुणात्मक में सही है। अब देखिए, ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ है नहीं। किसी विशेष वर्ग को लाभ देना भी वो साख नहीं है बेटा, वो साख नहीं है। देखो अब देखिए आगे, अब देखिए हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं आपके मौद्रिक नीति कैसे आती है, उद्देश्य क्या है, और ये सारी चीजें आ गई। कठोर क्या होती है, उदार क्या होती है, उपकरण क्या क्या होते हैं। अब हम थोड़ा ये देखेंगे कि उपकरण काम कैसे करते हैं। ठीक है, किस टाइप से काम करते हैं उपकरण, ताकि एक प्रभावी रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो सबसे हम मात्रात्मक उपकरण को समझेंगे। अब मात्रात्मक उपकरण में क्या होता है, मैं बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं। सबसे पहले लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, जिसे हम कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। और खुले बाजार की क्रियाओं को मैंने विद्यार्थियों आपको बहुत पहले समझा दिया था। और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है, सरकार को, देखो सरकार से सरकारी प्रतिभूतियां लेके और सरकार को क्या करता है, लोन देता है। सरकार 1 लाख रुपए लेके निर्मला सीतारमण जैसे निकलेगी तो लाख रुपए आरबीआई के अकाउंट में तरलता बढ़ गई। उस तरलता को समायोजित करने के लिए आरबीआई मार्केट में ई कुबेर के जरिए वापस उसी समय नीलाम कर देती है और मार्केट्स में क्या करती है, वो जी से बेच के और लाख रुपए वापस ले लेती है, आरबीआई का खाता बराबर हो जाता है। तो इस खुली बाजार की क्रिया है ये, इसको हम कहते हैं OMO। ठीक है, तो OMO भी एक प्रकार से मौद्रिक नीति का टूल होता है, और यह टूल आपके कौन सा है, ये मात्रात्मक टूल है। ठीक है, तो ये तो होगी बात OMO की, इसमें आपको समझने वाली कोई बात नहीं है ज्यादा। अब आता है दूसरा, रेपो रेट, रीपर्चेजिंग रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है। अब देखिए, मान लो कि कोई बैंक है, मान लेते हैं कोई SBI बैंक है या कोई पंजाब नेशनल बैंक है। अब पंजाब नेशनल बैंक को या आपके SBI को अगर लोन चाहिए, तो ये लोग कहाँ से लोन लाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, ये जाएंगे सीधे सीधे आरबीआई के पास में। ठीक है, और ये बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई को कहेगा कि हमें लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, इनको लोन दे देता है। ठीक है, इससे कुछ जी चेक वगैरह रखता है सिक्योरिटी के रूप में, और वो लेके और आरबीआई इनको लोन दे देता है। तो आरबीआई इनको लोन दे देता है, उस लोन के ऊपर जो ब्याज लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेपो रेट। तो बहुत ही सामान्य है, रेपो रेट में कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आरबीआई द्वारा जो बैंक है, जो सार्वजनिक निजी जितने भी बैंक, आरबीआई द्वारा बैंकों को
जिस दर पर ऋण दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई इकोनॉमिक्स की क्लास होती थोड़ी सेकंड लेवल ग्रेड वगैरह की, तो मैं आपको इस रेपो रेट के ऊपर आधा घंटा लेता, पूरा कैसे देना पड़ता है, क्या प्रोसेस होती, पूरी डिटेल से समझाता। और अभी मैं यहाँ डिटेल नहीं लाऊंगा, क्योंकि अभी आपको केवल सामान्य चीजें समझनी, अभी हमारे पास टाइम भी नहीं, हम रेपो रेट के ऊपर पीएचडी करें। इतना आप समझ लोगे तो भी आपका काम अभी हो जाएगा। बैंकों को जिस दर पर ऋण दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। समझ में आ गई बात, कहते हैं। अब मुझे आप उत्तर बताइए, मैंने गुणात्मक में एग्जाम्पल दिए ना आपके, जैसे ऑटोमोबाइल पर लागू होते हैं, जैसे आपके सोने पर लागू हो गया, या मोबाइल इंडस्ट्री पे हो गया, या जूट इंडस्ट्री पे हो गया, किसी एक इस विशेष के ऊपर लागू करते हैं। जिस क्षेत्र में उपभोक्ता पे नहीं होता है, ना बैंक पे होता है, कंपनीज वगैरह पे होता है, जो वस्तु है जो कंपनी देती है उसके ऊपर लागू होता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कठोर मौद्रिक नीति में आरबीआई रेपो रेट घटाएगी कि बढ़ाएगी, ठीक है। मुझे उत्तर चाहिए आपसे, कठोर में क्या करेगी, और सस्ती मौद्रिक नीति आती है उसमें रेपो रेट का क्या करेगी, ये उत्तर दोनों आप बताओगे। अब रेपो रेट के बाद में दूसरी रेट आती है आपकी रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब देखो, इसको रिवर्स करना है, रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं। अब यहां पे पहली कंडीशन में क्या हुआ था, पहली कंडीशन में हमारे एसबीआई को ऋण चाहिए था, और एसबीआई ऋण लेने के लिए कहां गया है, आरबीआई के पास, और आरबीआई ने जिस रेट पर ऋण दिया है उससे हम रेपो रेट कहते हैं। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स के अंदर आरबीआई के अंदर एसबीआई अपना पैसा जमा करवाने जाएगी, क्योंकि मान लो मार्केट में मंदी चल रही हो, या यूं लगे कि मार्केट से अच्छा प्रॉफिट मिल नहीं रहा हो, और आरबीआई के पास में, एसबीआई के पास में अच्छा खासा पैसा है। अब वो पैसा एसबीआई क्या करे, तो वो एसबीआई क्या करती है, आरबीआई में पार्क कर देती है। आरबीआई को वो सभी बढ़ाने का बोल रहे हैं, चलो अपन बढ़ा के देखते हैं। कठोर में रेपो रेट अगर बढ़ेगी, रेपो रेट बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक है वे कम ऋण लेंगे। क्यों, क्योंकि ऋण महंगे हो गए, कम ऋण लेंगे तो फिर वो जनता को महंगे देंगे, महंगे देंगे, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, जब भी कठोर रेपो रेट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपके रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, रेपो रेट घटा देते हैं, ठीक है। एक ये बात हो गई। मुझे एक सवाल आपसे उत्तर और चाहिए, मुझे एक सवाल और चाहिए कि अगर मार्केट में मुद्रास्फीति की कंडीशन है, मार्केट में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो रेपो रेट घटेगी कि बढ़ेगी। मार्केट में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो रेपो रेट का क्या करेंगे, घटेगी कि बढ़ेगी, ये मुझे आप बता देना, ठीक है। RRR की फुल फॉर्म है बंधु, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। हाँ, अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, अब वापस इसको रिवर्स करते हैं कि बैंक के द्वारा या बैंकों के द्वारा अपना पैसा आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है। आरबीआई के पास रखा जाता है। अब सीधी सी बात है, आरबीआई के पास पैसा रखा है बैंक ने, तो आरबीआई को कुछ आपके ब्याज देना पड़ेगा, रखा जाता है। तब आरबीआई बैंकों को जो ब्याज देगा, आरबीआई बैंकों को जो ब्याज देगा उसे हम क्या कहते हैं,
रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो मुद्रास्फीति की स्थिति में रेपो रेट का क्या करेंगे। देखो मुद्रास्फीति है, इसका मतलब क्या हो, मार्केट में पैसा ज्यादा है। मार्केट में पैसा ज्यादा है तो और पैसे को कम करना है, कम करना मतलब कठोर नीति लानी पड़ेगी, और कठोर नीति लानी है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देंगे, रेपो रेट बढ़ा देंगे। मुद्रास्फीति में रेपो रेट बढ़ जाती है और अस्फीति में रेपो रेट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलो विद्यार्थियों, अब अपन इस पे बात करते हैं। आपको रिवर्स रेपो रेट तो समझ में आई गई है। अब समझ में आ गई है तो मुझे अब आप यहां पे उत्तर दे दो कि मुद्रास्फीति में रिवर्स रेपो रेट का क्या करेंगे, मुद्रास्फीति में क्या करेंगे और मुद्रा अस्फीति में क्या होगा। मुद्रा अस्फीति में क्या करेंगे और स्फीति में क्या करेंगे, अब मुझे ये बता दो। ठीक है, बहुत सही उत्तर बता रहे हो सारे, और काफी अच्छा लगता है मुझे जब आप उत्तर सही बताते हो, क्योंकि इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है। और मैं धीरे भी इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो रेपो रेट में क्या करते हैं, जैसे अब मान लो कि मैं आरबीआई हूं और आप पंजाब नेशनल बैंक हो। ठीक है, आपको अगर पैसे चाहिए पंजाब नेशनल बैंक को, आप मेरे पास आओगे और आपने मेरे से उधार लिए और इसके बदले मैं आपके ऊपर ब्याज दर लगाऊंगा, वो होगी रेपो रेट। अब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो आप अगर मेरे यहाँ जमा करवा देते हो तो मैं आपको जो ब्याज दूंगा वो होगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बदले ये सब सिक्योरिटी जमा रखते हैं। जब आरबीआई से पैसा बैंक ले जाते हैं तो बैंक अपनी सिक्योरिटी आरबीआई में जमा करते हैं, और जब ये बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करने जाती है तो आरबीआई अपनी कुछ न कुछ देती है बैंकों को, जो बैंक अपने पास में रखते हैं वो वहां जाके ले जाते हैं और वो वहां पे जाके वापस पैसे ले आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रिवर्स रेपो रेट का क्या करेंगे, रिवर्स रेपो रेट घटा देंगे। सभी ये बोल रहे हैं, चलो घटा के देखते हैं मुद्रास्फीति में। अब अगर घटा दिया, मुद्रास्फीति में बढ़ेगा कि घटेगा, घटा देते हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, अगर रिवर्स रेपो रेट घटा दी तो बैंक पैसे आरबीआई के पास नहीं देंगे, जमा करेगी, बल्कि मार्केट को देगी। मार्केट को देगी तो तरलता और बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति की स्थिति में तरलता तो ऑलरेडी ज्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में ये घटाएंगे तो नहीं, ये घटाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, यहां पे रिवर्स रेपो रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, हाँ अब आप सही बता रहे हो। तो जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करेगी वनिस्पत मार्केट में देने के, तो मार्केट का पैसा कम हो जाएगा और आरबीआई के पास में स्टोर ज्यादा हो जाएगा। और मुद्रा अस्फीति की स्थिति में रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घटा देंगे। ये क्यों घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे कि रिवर्स रेपो रेट घटेगी तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा, जिससे अस्फीति है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, और ये बढ़ा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कठोर पॉलिसी, और ये घटा रहे हैं तो ये कैसी हो गई, उदार पॉलिसी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि घटाना बढ़ाना क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओएमओ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओएमओ से एक सवाल पूछ लेता हूं। ओएमओ से मुझे आप एक सवाल का उत्तर दे दो, फिर हम वो आपके आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति में ओएमओ को बेचेंगे कि खरीदेगी आरबीआई, और अस्फीति में ओएमओ को बेचेगी या खरीदेगी। ठीक है, प्रश्न क्या है, ये बता दो, कौन से खाते में आरबीआई ज्यादा ब्याज दे। आरबीआई हमें अरे हम तो आरबीआई में खाता ही नहीं खोल सकते, तो आरबीआई क्यों ब्याज देगी। ठीक है ना, जनता का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है, जनता का आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मुद्रास्फीति होगी तो ये रिवर्स रेपो रेट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और रेपो रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्यों बढ़ाएंगे, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो आपके बैंकों को अपना फायदा ज्यादा दिखेगा और बैंक के जनता को पैसे देगी नहीं और आरबीआई जमा कर देगी, इससे कम से कम आरबीआई पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए, हाँ तो मुझे ये बताइए कि OMO में क्या होता है, जी सेक खरीद बेचे जाते हैं, जी सेक खरीदना और बेचना होता है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया थोड़े पिछले लेक्चर में। तो इसमें जब मुद्रास्फीति आएगी तो पहले तो मुझे ये बताओ, अब स्फीति का ही बता दो बस, अवस्फीति छोड़िए, अवस्फीति को हम उल्टा कर देंगे। मुद्रास्फीति में जी सेक RBI खरीदेगी या बेचेगी, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज क्लास, बड़ी मजा आ रहा है। स्फीति में इन्फ्लेशन की जब स्थिति होगी तो आपके क्या किया जाएगा, जी सेक को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे खरीदेंगे, चलो खरीदते हैं, खरीद के देखते हैं पहले। अब देखो जी सेक खरीदा, अगर जी सेक मार्केट से खरीदेंगे तो मार्केट में हम पैसा दे रहे हैं, और अगर मार्केट में पैसा दे रहे हैं और स्फीति में तो मार्केट में ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, आप जी सेक को खरीदना नहीं है यहाँ पे। अगर जी सेक खरीदोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, मार्केट से आप जी सेक तो ले रहे हो, खरीद रहे हो, और मार्केट को आप क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। तो अगर मार्केट को पैसे दे रहे हो और मुद्रास्फीति में ऑलरेडी मार्केट के अंदर तो पैसा है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो मुद्रास्फीति के अंदर जी सेक को हम खरीदेंगे नहीं, जी सेक को क्या करेंगे, बेचेंगे। अब जी सेक अगर बेचेंगे, समझते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग विद्यार्थियों, ये बहुत ही, आज वापस जब क्लास खत्म हो जाती है ना, उस समय शाम को आराम से बैठना, बैठ के सोचना, नहीं तो खरीदना बेचना आपकी हालत खराब हो जाएगी, रात वाला काम भी नहीं होगा ढंग से पूरा। तो देखो कैसे होगा, जैसे मान लो मैं RBI हूं, ठीक है, आप मार्केट हो। अब मुझे क्या करना है, जी सेक मुद्रास्फीति की कंडीशन है, मैं क्या करूंगा, मैं जी सेक बेचूंगा, मैंने जी सेक आपको दे दी और आप मुझे क्या दोगे, पैसे दोगे, मतलब मैंने मार्केट से पैसा खींच लिया। मार्केट में तरलता ज्यादा थी, और तरलता ज्यादा थी मतलब मुद्रास्फीति थी तो तरलता ज्यादा ही होती है, और जब तरलता ज्यादा होती है तब हम क्या करते हैं, जी सेक बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रास्फीति में जी सेक बेचा जाता है, और जब मुद्रा अवस्फीति आती है तब जी सेक क्या किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अब समझिए इस चीज को। अब कैसे, जी सेक खरीदेंगे मतलब क्या हुआ, मार्केट का जो जी सेक है वो मैं ले लूंगा और मार्केट में क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। मार्केट में पैसे बढ़ाने, अवस्फीति में पैसा कम ही था, बढ़ाना होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति में जी सेक बेचे जाते हैं और अवस्फीति जी सेक खरीदे जाते हैं, और खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात वापस निकलकर सामने आती है। तो कठोर जब मौद्रिक नीति आती है तो कठोर में जी सेक बेचे जाते हैं, और सस्ती मौद्रिक नीति जब आएगी तो जी सेक क्या किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे। दोबारा देखना, आराम से देखना, देखो इतनी आसान चीजें नहीं जितना मैं आसानी से प्रेजेंट कर रहा हूं, इसके पीछे हमारी कई सालों की मेहनत है, तब जाके ये चीजें आराम से समझ में आती है। तो देखिए, तो आपको तीन चीजें समझ में आ गई, OMO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अगर ये तीनों समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो घर पे थोड़ा सा काम करना कॉपी लेके, तो डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो को अगर 2 बार सुनोगे तो मुझे मेरे पर विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 बातें हो गई। अब देखिए आगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया और OMO हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा CRR और SLR के ऊपर बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। एक बार आप बता दीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो मुझे थोड़ा आप क्या है, साइकोलॉजी, राजस्थान जी के रट रट के आपकी हालत ऐसी हो गई है कि अब आपको समझने वाली चीजें बड़ी मुश्किल से हो रही है। मार्केट में कितने दिनों बाद इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, मार्केट में विद्यार्थियों इसका इफेक्ट 15-20 दिन बाद दिखना शुरू हो जाता है। ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? ब्याज दर बैंक खुद करती है, ब्याज दर RBI निर्धारित नहीं करती। ब्याज दर आपको मेरे पुराने वाले वीडियो देखने चाहिए सारे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, CRR और SLR, ठीक है। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, या इसको हम कह सकते हैं नकद
कोषानुपात या आरक्षित अनुपात, जो भी कहो आप, ठीक है। अब ये CRR है क्या? CRR क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई बैंक है, ठीक है, जैसे कोई SBI ले लेते हैं, तो SBI के पास में जैसे मान लेते हैं कि थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा है, कम पड़ेगा क्योंकि आप ये पहली बार समझ रहे हो ना, इसलिए कम पल्ले पड़ रहा है। पहले आपने ना कभी समझा, ना कभी समझने का प्रयास किया, ना किसी ने आपको समझाया, ठीक है। और जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह है उनको मैं देखता हूँ तो उनकी खुद की हालत बड़ी ख़राब है, प्रश्न करवा करवा के निकल जाते हैं, कंटेंट पढ़ाने में जोर आता है, हालत ख़राब होती है। अब आगे देखिए, तो CRR क्या होता है? जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे SBI बैंक है। अब SBI क्या करता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम लेते हैं कि एक दिन में SBI के पास में 1 लाख रुपए जमा हुए, हम लोगों ने करवाए, 5,000 मैं करवा के आया, 2,000 आप करवा के आए, कोई 20,000 करवा के आया, कोई 10,000 करवा के आया। शाम तक होते होते SBI के पास में 1 लाख रुपए जमा हुए, ठीक है। अब क्या होगा, 1 लाख में से कोई ऐसे 15,000 रुपये SBI का खर्चा हो जाता है, कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती है, कोई एक प्रकार से यूँ कहिए कि लाइट का बिल आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें होती है। अब आगे देखिए, 1500 निकल गए या 15,000 निकल गए, पीछे बचे इनके पास में 85,000 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा, 85,000 रुपये SBI के पास बचे। अब SBI जो है ये आपके 85,000 का क्या करेगा? अब यहाँ पे RBI एक्टिव हो जाता है। कौन? RBI एक्टिव होता है। RBI ये कहता है कि इसमें से आपको एक निश्चित परसेंटेज आपको जो है वो RBI के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। RBI के अंदर सेव रखना पड़ेगा, RBI के पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर आपकी बैंक उठ जाती है तो फिर हम जनता को क्या देंगे? कुछ तो जनता को रख देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक उड़ जाए तो फिर जनता को पैसे कहाँ से देंगे वापस? लाख रुपए हमने जमा की, जनता कहाँ से लाएगी? और बैंक तो उड़ गई। ऐसी सिचुएशन में क्या करती है, RBI एक फिक्स परसेंटेज तय कर देती है। जैसे इस स्थिति में RBI ने मान लो 5% तय कर लिए कि 5% आपको सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास में रखना है। भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं बताया, बताऊंगा भाई, आगे बैंक तो आने दे, एक बार बैंकों के कार्य आएंगे तब वो आपको आपका सवाल भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा धैर्य रखोगे तो सारी चीज़ें होगी, आप धैर्य नहीं धरोगे तो होना कुछ नहीं है। जो चीज़ें समझा रहा हूँ उसको समझो। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब मैं ये समझा रहा हूँ आपके दिमाग में दूसरा सवाल कहाँ से आता है? इसका मतलब साफ है कि आपका ध्यान इस क्लास में नहीं है। बहुत कम विद्यार्थी हैं जो ध्यान क्लास में है, बाकी अब मैं पढ़ा रहा हूँ RBI, आप घूम रहे हो ब्याज दरों के ऊपर, वो भी बैंक की। तो भाई कहने का मतलब है कि जहां हम हैं उसको अच्छे से करते जाओ ना, तो आपके मन मस्तिष्क में फालतू के सवाल उठेंगे भी नहीं। अब हम जो लोन लेते हैं मार्केट के अंदर, ये कैसे तय होता है? ये हमें बैंक देती है, तो ये बैंक के कार्य में आएंगी, RBI में नहीं आएगा। वो बैंक आएगी तब मैं उसको समझाऊंगा। अब जैसे RBI ने कह दिया कि भाई मुझे जो है इस इनकम का 5% मेरे पास रखना पड़ेगा हर बैंक को, इसे हम कहते हैं CRR, ठीक है। तो CRR कैसे कहते हैं कि RBI द्वारा तय किया गया एक अनुपात जो उसके क्लाइंट को, उसके ग्राहक को, ग्राहक कौन से? ग्राहक बैंक है, सारी इसके ग्राहक है RBI की, ग्राहक को RBI के पास में रखना पड़ता है, कैश के रूप में रखना पड़ता है, नकद रूप में, ठीक है। और इस अनुपात को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं CRR, ठीक है। बहुत ही आसान चीजें हो गई कि RBI के पास में रखना पड़ता है, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे ICICI हो, जितनी भी बैंक है, ये बैंक क्या करती है? ये आपके एक निश्चित अनुपात RBI के पास में सेव रखती है, ताकि अगर ये बैंक उड़ जाती है तो RBI जो है वो जनता को कुछ भुगतान कर पाएगा। तो CRR क्या होता है? CRR किसके पास रखा जाता है? RBI के पास।
कौन रखता है? उसके ग्राहक पूरे रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि बैंक के ग्राहकों को सिक्योरिटी मिल सके। अभी कितना परसेंट है आप गूगल करके देख लेना, शायद 3% के आसपास है कुछ CRR का वैसा कुछ अनुपात है। किस रूप में रखा जाता है? नकद रूप में रखा जाता है। रखना अनिवार्य जरूरी है, अगर नहीं रखोगे तो आपके ऊपर RBI को पता चलते RBI पेनल्टी लगाएगी, 1 बार लगाएगी, 2 बार लगाएगी। अगर फिर भी आपने कोई फ्रॉड किया तो बैंक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हर बैंक को अपनी कुल जो उसका आपके नेट जो लाइबिलिटी है, जो उसकी कुल प्रॉपर्टी है, जो जितनी भी कुल जमाएं हैं RBI के बैंकों के पास में, उन कुल जमाओं का इतना आपको रखना ही है। ठीक है, कुल जमाओं का। ये तो हो गया CRR। अब बात आता है, अच्छा 4% है, अभी गूगल करके देख लेना, मेरे हिसाब से 3 है या 4 ऐसा कुछ, 4% है, चलो 4%। तो अभी ये 4% है, मतलब 85,000 का 4% SBI को कहाँ रखना पड़ेगा जाके? वो रखना पड़ेगा RBI के अंदर, और उसे हम कहते हैं CRR। समझ गए होंगे? अब आप ध्यान से सुनना, अगला प्रश्न आपको जस्ट पूछने वाला हूं। अब आता है SLR। SLR का मतलब होता है स्टैच्यूटरी, मतलब सांविधिक। सांविधिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह RBI एक्ट के अंदर लिखा गया है। सांविधिक लिक्विडिटी, तरलता अनुपात, ठीक है, रेशियो। अब देखो ये क्या है। अब देखो, नकद आरक्षित जो रेशियो है वो एक ये कोषानुपात कह दो, या इसमें आरक्षित आप जोड़ दो। ठीक है, रिजर्व का मतलब आरक्षित ही होता है, जो भी है, कोई इश्यू नहीं है। अब SLR और CRR में एक बड़ा फर्क होता है। SLR में क्या होता है, RBI फिर वापस यही काम करेगी। अब देखो 5% से तो सीधी सी बात है, काम चलेगा नहीं। RBI ने 4% CRR अपने पास रख लिया, इससे तो जनता का घाटा कहां से? कोई बैंक उठ गया तो सारी जनता को 4% से अपन कैसे सेटिस्फाई करेंगे? कर नहीं पाएंगे। तो RBI क्या करती है, 1% और डालती है कि अब ये 4% रहने के बाद में मान लेते हैं कि पीछे 80,000 बचे, मान लेते हैं, ऐसे नहीं, आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पीछे 80,000 बचे। अब RBI कहती है इस बैंकों को कि आपको 1% आपके पास सेव रखना है, उसको न तो लोन में देना है, बस जैसे मान लो आपके पास SBI के पास में 80,000 है, तो 80,000 में से RBI 1% तय करेगा, वो आप उस पेटी में रखोगे, उसको आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते, ताकि बैंक उठ जाता है तो कम से कम SLR और CRR मिला के जनता को भरपाई कर सके। तो RBI यहां पे क्या करती है, ये क्या है, RBI द्वारा, अच्छा सबसे खास बात देखिए, आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि बैंक जो पैसा RBI के पास में CRR के रूप में रखती है, क्या उसका ब्याज RBI देता है? RBI कुछ नहीं देता। इसका बैंक विरोध भी करते हैं, बैंक कहते हैं कि भाई CRR हमने आपके यहाँ पे पैसा रखा है अरबों रुपए, उसका ब्याज दो। RBI कुछ नहीं देता उसका। ठीक है, RBI द्वारा तय किया गया अनुपात, ध्यान से समझना, तय किया गया अनुपात, ठीक है, जो उसके ग्राहकों को, ग्राहक कौन, बैंक वगैरह को खुद के पास, बस फर्क आ गया देखिए, मतलब बैंक के पास खुद के पास जमा रखना पड़ता है। ये पैसा जो है ये RBI के पास जमा नहीं होगा, ये किसके पास होगा, ये आपके, ये जो है ये आपके किसके पास रहेगा, ये बैंक खुद के पास रहेगा, और इसकी रिपोर्ट जो है ये SBI वाले, बैंक वाले RBI को टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए SLR कितना है वर्तमान में, मेरे हिसाब से कोई आप गूगल कर लेना एक बार, कोई ऐसा 20%, 18-20% के आसपास है। ठीक है, 18-20% के आसपास कुछ SLR है, आप देख लेना। ठीक है, तो SLR और CRR में क्या फर्क हुआ, CRR किसके पास सेव रहेगा, RBI के पास में, SLR किसके पास रहेगा, बैंक खुद के पास में रहेगा। ठीक
ठीक है। बैंक इसको इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, बैंक इसको जैसे सोने में डाल सकता है, मतलब स्वर्ण के रूप में गोल्ड खरीद सकता है, जी सेक खरीद सकता है, ठीक है ना। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिससे बहुत जल्दी पैसे आए। ऐसा नहीं कि जमीन खरीद ले, नहीं, इसका पैसा तो हाथों हाथ थोड़ी है, बैंक उठ गई है, आरबीआई को एकदम से बैंक को पैसे चाहिए, कहां से लाएगा। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है जहां हाथों हाथ पैसे आ जाए, विदेशी मुद्रा है वगैरह है, ये सारी चीजें खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो इन दोनों में ये बेसिकली फर्क है। तो सीआरआर और एसएलआर आपको समझ में आ गया होगा कि सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, ठीक है। ये सब केस में रखने होते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं। देखो जो सीआरआर है ये तो केस में होता है, और ये लोग क्या करते हैं केस में, क्या, जैसे मैं आपको 100 रुपए भेजता हूँ, 100 रुपए तो देता नहीं हूँ, खाली ट्रांसफर ही करता हूँ, ये भी ट्रांसफर ही करते हैं। और जहां तक एसएलआर की बात है तो इसको ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोने के रूप में, जी सेक के रूप में, है ना, विदेशी मुद्राओं के रूप में वगैरह वगैरह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। और ये डेटा गलत नहीं दे सकते, अगर गलत डेटा देते हैं तो उनके ऊपर बड़ी पेनल्टी, भारी पेनल्टी है वो आरबीआई के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। अब आपको मेरा सवाल बनेगा आपको कि मुद्रास्फीति की स्थिति में सीआरआर और एसएलआर को क्या किया जाएगा। मुद्रास्फीति में सीआरआर और एसएलआर के संबंध में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा कि बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सवाल है मेरा, और मुझे विश्वास है आप मुझे उत्तर दोगे कि मुद्रास्फीति की कंडीशन में सीआरआर और एसएलआर का क्या करेंगे, घटाएंगे कि बढ़ाएंगे। उत्तर नहीं आ रहा, क्या बात है, नेट चल रहा है, बंद हो गया, नेट चल रहा है तो उत्तर ही नहीं आ रहा है, शांत हो गए। मुद्रास्फीति में बढ़ाएंगे, सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ाएंगे। देखो घटेंगे तो दोनों घटेंगे, बढ़ेंगे तो दोनों ही बढ़ेंगे, इसमें तो क्या है कि दोनों चीजें तो एक ही है। डाउन करने वाले कौन आ गए, देखो देखो डाउन भी कर रहे हैं, डाउन का मतलब क्या हुआ, घटाएंगे बढ़ाएंगे, कोई कह रहा है घटाएंगे, कोई कह रहा है बढ़ाएंगे। टक्कर चल रही है, आधे कह रहे घटाएंगे, आधे कह रहे बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं क्या करता है, अपन एक को देखते हैं। आज तो मैं आपके उत्तर देख कर रहा हूं कि इतना समझाने के बाद आपकी हालत देखिए। चलो सीआरआर को पहले अपन घटा के देखते हैं। अगर सीआरआर घटा दिया, जैसे सीआरआर घटेगा वैसे ही बैंक के पास में लोन योग्य राशि बढ़ जाएगी, ऋण योग्य राशि अधिक होगी। क्यों? क्योंकि अब वो पैसा जो है, जो उसको आरबीआई में रखना पड़ रहा था, उससे कम रखना पड़ रहा, मतलब आरबीआई के पास ज्यादा पैसा हो रहा, लोन योग्य राशि अधिक होगी। तो इस स्थिति में बैंक क्या करेंगे, ज्यादा ऋण देंगे, और ज्यादा ऋण देंगे तो मार्केट की तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ेगी। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर सीआरआर घटा दिया तो तरलता बढ़ेगी, और अगर सीआरआर घटेगा तो तरलता बढ़ेगी। अगर मुद्रास्फीति में तरलता ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है तो ऐसी स्थिति में सीआरआर को क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। सीआरआर को बढ़ेगा तभी जाके काम बनेगा, ठीक है। तो देखिए मुद्रा अस्फीति की जब स्थिति आती है, एक मिनट मैं नीचे लिख लेता हूं। मुद्रास्फीति में क्या करना पड़ेगा, सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और अस्फीति में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखो रटो मत, रटना नहीं है इसको, देखो वापस समझिए कि जैसे बढ़ा दी, जैसे सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर बढ़ा दी तो फिर बैंकों का जो पैसा है वो ज्यादा पैसा बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। बैंक अगर ज्यादा पैसा वहां रखेगा तो फिर बैंक के पास में लोन योग्य राशि कम हो जाएगी, कम होगी तो बैंक लोन महंगा कर देगी,
और बैंक अगर लोन महंगा करेगी तो आपकी मार्केट की तरलता कम होगी, और हमें मुद्रास्फीति में तरलता कम ही करनी होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम क्या करना पड़ता है, हमें वो आरबीआई को बढ़ाना पड़ता है मुद्रास्फीति में, और अस्फीति में क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, कंडीशन क्लियर है ये। और सेम बात लागू होती है एसएलआर पे। एसएलआर पे कंफ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं, आप वापस घर जाके देखना, सारी चीज़ें मैं लिख भी दिए और इसको मैंने बोल भी दिया है, तो एक दो बार सुनोगे तो आराम से समझ में भी आएगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, अब अगर अपन एसएलआर की बात करें, बाय द वे एसएलआर हम बढ़ा देते हैं, एसएलआर बढ़ाएंगे तो लोन योग्य राशि कम हो जाएगी, ऋण योग्य राशि कम हो जाएगी। ठीक है, राशि क्या हो जाएगी, कम, और ऋण योग्य राशि कम होगी तो मार्केट की तरलता अपने आप ही कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन कम होंगे, तरलता कम होगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की कंडीशन में हमें सीआरआर और एसएलआर दोनों को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, और इसे हम कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाया जाता है, और चीप मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी उसमें क्या किया जाता है, इन दोनों को घटाया जाता है। विद्यार्थियों, ये हो गई आपके बात क्लियर, समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद कर रहा हूँ ये। तो सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, सीएलआर और एसएलआर बैंकों की कुल पूंजी जो है उसका वो अनुपात जो बैंक को जो है वो घर पे अपने पास में एसएलआर के रूप में और बैंक सेंट्रल बैंक के पास में सीआरआर के रूप में सेव रखना पड़ता है। अगर ये अनुपात दोनों बढ़ेंगे तो इनको सेव ज्यादा रखना पड़ेगा और इनकी लोन योग्य राशि कम हो जाएगी। लोन योग्य राशि कम होगी तो मार्केट में तरलता कम हो जाएगी, और अगर ये दोनों घटा दिए जाए तो लोन योग्य राशि बढ़ जाएगी, मार्केट में लोन बढ़ जाएंगे, लोन बढ़ेंगे तो मार्केट की तरलता बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली इनको अस्फीति में घटाया जाता है और मुद्रास्फीति में इसको बढ़ाया जाता है। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बात इसका। अब देखिए हमने क्या क्या देख लिया, हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब देख लिए। बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट आपके रेपो रेट की भांति है, बस ये थोड़ी महंगी ज़्यादा होती है और इसको आपकी हुंडियों पे अलग सिस्टम से लागू किया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बैंक रेट पे माथापड़ी नहीं करनी, विशेषता सेम है। जो काम आपके रेपो रेट के साथ होता है वो सेम काम उसमें होगा। मतलब क्या होगा, मुद्रास्फीति में बैंक रेट भी बढ़ेगा और आपके मुद्रास्फीति में जब भी सस्ती करनी होती है तो बैंक रेट को भी घटा देते, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दी है। तो विद्यार्थियों, ये थी मौद्रिक नीति और क्या कैसे सब चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। और अब एक लास्ट और क्या क्या काम बचे हैं, 7वां बिंदु एक और देख लेते हैं। 7वां बिंदु आरबीआई का क्या क्या कार्य होता है। सूचनाओं का प्रकाशन करना, आरबीआई कई प्रकार की बुलेटिन जारी करके सूचनाओं का प्रकाशन करता है। ठीक है, और क्या क्या करता है, और आपके चेक क्लियरिंग का काम भी करता है। जैसे मान लो कि आपके, जैसे अपन कहते हैं संशोधन गृह की सुविधा, जैसे मान लो कि एसबीआई को आईसीआईसीआई से पैसे चाहिए और एसबीआई को आईसीआईसीआई से पैसे चाहिए, तो आईसीआईसीआई ने चेक दे दिया, तो आईसीआईसीआई ने चेक वो एसबीआई को नहीं देगा, आईसीआईसीआई चेक देगा आरबीआई को, और आरबीआई उस चेक के पैसे देगा किसको, एसबीआई को। तो ऐसे चेक यूँ कहिए कि संशोधन का काम भी कौन करता है, ये संशोधन का काम भी यही करता है। इसके अलावा कृषि साख की व्यवस्था भी ये करता है। ठीक है ना, कृषि साख की व्यवस्था भी करता है। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, ये सारे काम आपके आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, काफ़ी क्लास हो गई है, अब हमें चल लेना चाहिए। तो ख़त्म करते हैं आज की बात को यहीं पे, आगे अपन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे। तो कम से कम आप इतने 8-9 कार्य जो थे वो हमने देख लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। खुले बाजार की क्रिया मात्रात्मक होती है कि गुणात्मक होती है, बस दिमाग तब खराब होता है जब आपको समझाने के बाद भी समझ नहीं आता। ये क्या लिखा है, मात्रात्मक, ये क्या लिखा है, खुले बाजार की क्रिया, फिर पूछ रहे सर मात्रात्मक होती है कि गुणात्मक होती है। परीक्षा में इसी प्रकार की गलतियां करके अक्सर हम फेल होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और आज आरबीआई पूरा हो गया, कल हम देखेंगे कि
जो कॉमर्शियल बैंक है उनके कार्य क्या होते हैं और उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर कल हम बात करेंगे। आरबीआई इतना ही है, इस इतना याद कर लिया तो भी आपका सवाल डेफिनेटली गलत नहीं होगा, ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार पुनः इसको वीडियो को देखना। एमएसएफ रहा नहीं है, मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, वो भी रेपो रेट की भांति काम करती है, बस थोड़ी सी इसकी प्रोसेस अलग होती है। ठीक है ना, तो जब किसी बैंक के पास में जी-सेक नहीं होता है तो वो अपने एसएलआर कोटे के जी-सेक को यूज करके और लोन ले सकता है, तो सेम रेपो रेट की भांति काम करता है। एमएसएफ का लोन थोड़ा सा महंगा होता है, तो एमएसएफ और रेपो रेट के अंदर यही डिफरेंस है। रेपो रेट में वो इन्वेस्टमेंट वाले यूज करते हैं जी-सेक, और एमएसएफ में वो अपने एसएलआर कोटे की जी-सेक यूज करते हैं, तो वो ज्यादा कुछ इतना है नहीं, वो बड़े लेवल पे आता है। यहाँ पे फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, इनको ओएमओ भी समझ में नहीं आ रहा है, एमएसएफ कहाँ से आएगा।